जय हिंद दोस्तों। मैं सेल्फ गणपत वसीटा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच 2016। दोस्तों हम लोग हिंदी की क्लासेस शुरू कर चुके हैं और जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी वो हमारा डिस्कस किस पे रहा पूरा। वो हमारा पूरा डिस्कस रहा था सिलेबस पर, और हमने पूरा हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया था पिछली क्लास में, गत क्लास में। और हमने ये भी देख लिया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पुराने वर्षों में पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो आज हम उसी दिशा में फिर आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि भाई जो हिंदी है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है अपने आप में। तो आप सब जानते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्लियर? तो फिर हिंदी एक भाषा है, वैसे ही कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमें ये कोर ये जानना है कि हम भाषा किसको कहेंगे। राइट? भाषा होती क्या है? जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? तो भाषा क्या है? तो देखो दोस्तों, बेसिकली समझते हैं हम लोग कि जैसे मेरे अंदर कुछ भी बात है, मेरे अंदर के जो भाव है, मेरे अंदर के जो विचार हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, या आप अपने भावों को या विचारों को मुझ तक पहुंचाए या किसी और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए। तो ये जो विचारों को, मन के भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखना, उसकी बातों को समझना, उसके लिए जिस माध्यम का यूज हो रहा है वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मतलब मैंने आज आपको हिंदी के बारे में कुछ डिस्कस किया है, तो जिस माध्यम से मैं कर रहा हूँ वो अपने आप में क्या है? भाषा है। या आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने मित्र से, अपने संबंधी से, अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति से, या जो भी आपके साथ है उससे अपने विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त कर रहे हो या जिस माध्यम से प्रकट कर रहे हो वही क्या है? भाषा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाषा क्या है? भाषा क्या है? एक माध्यम है। क्या है? भाषा एक माध्यम है। किस चीज़ का माध्यम है? जो विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान। तो भाषा एक क्या है? माध्यम है, जिससे क्या हो? विचारों का आदान प्रदान हो। या मैं ये कह सकता हूँ कि विचारों का स्थानांतरण, भावों का स्थानांतरण। क्या कह सकता हूँ मैं? विचारों का स्थानांतरण, जिसके माध्यम से क्या होता है? विचारों का स्थानांतरण। क्लियर है? विचारों का क्या है? स्थानांतरण। समझ रहे हो कैसे? देखिए, मैंने अपनी बात रखी, मैंने आपसे कुछ कहा और ये बात आप तक आ गई, तो ये क्या हो गया? मेरे जो विचार थे आप तक पहुंच गए, तो क्या हुआ? विचारों का ट्रांसफर हो गया, उसका एक तरह से स्थानांतरण हो गया। या फिर मैं एक शब्द में कह सकता हूँ, विचारों का विनिमय। विचारों का क्या है? विचारों का विनिमय, या विचारों का लेन देन। तो अपन कह सकते हैं कि भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। एक व्यक्ति के भाव, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं और दूसरे के भाव प्रथम व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उन विचारों को समझ पाते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है। अब और विनिमय, विनिमय का मतलब आप जानते हो, लेन देन करना। तो हम विचारों का लेन देन जो करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? यही सी बात है, भाषा के माध्यम से। जैसे आप अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी एक भाषा है। अंग्रेजी में जब आप बोलते हो, सामने वाला उसको सुनता है, समझता है और वो अपने विचार फिर उसी भाषा में, उसी अंग्रेजी में सामने वाले को बताता है। इसका मतलब क्या हो? विचारों का क्या किया? स्थानांतरण किया, विचारों का लेन देन किया, और जिस माध्यम से किया वो क्या थी? भाषा थी। क्लियर? अच्छा, भाषा की जो व्युत्पत्ति है, भाषा की जो व्युत्पत्ति है, भाषा शब्द जो है ना, व्युत्पत्ति, वो कैसे हुई है? देखो, इसमें आपका जुड़ा हुआ है भाष धातु। कौन सा धातु? भाष धातु। धातु देखो हमेशा संस्कृत में होता है ना, तो ये भाष जो है संस्कृत वर्ड है। क्लियर? और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, संस्कृत का जो प्रत्यय है, संस्कृत का टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। इसका प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय है, संस्कृत का प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। अब देखो, और इसका हिंदी प्रत्यय जो है, या इसका अर्थ जो होता है ना हिंदी में, वो होता है आह। क्या होता है? आह। और हिंदी का प्रत्यय भी जो है वो आई है। तो इसमें जो जुड़ा है, जो भाषा शब्द बना है, तो संस्कृत का तो टाप प्रत्यय है और हिंदी का आप प्रत्यय है।
और टाप जो होता है उसका अर्थ भी आ ही होता है। क्लियर? देखो संस्कृत में जो चीज़ दिख रही है ना वो जनरली जुड़ती नहीं है। हिंदी में सीधा-सा है। भाष और आ प्रत्यय जुड़ गया और ये शब्द क्या बन गया? भाषा बन गया। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? भाष धातु से। और इस भाष शब्द का अर्थ, इस धातु का अर्थ क्या होता है? इस भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना या कहना। कहना क्या होता है? प्रकट करना या कहना। क्लियर दोस्तों? तो हमने ये कहा कि भाषा क्या है? बता दिया कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का स्थानांतरण होता है। किसी व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति के मन के भाव किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिस माध्यम से, और दूसरा व्यक्ति उसको समझता है। क्लियर? तो वो क्या हुआ? भाषा हुआ। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? भाष धातु और संस्कृत का टाप प्रत्यय और हिंदी का आप प्रत्यय है, और टाप का मतलब भी आ ही होता है, और उससे इसकी व्युत्पत्ति होती है। और भाष का अर्थ क्या है? प्रकट करना या कहना। यहाँ तक तो क्लियर है? अब देखिए, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। बस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि भाषा क्या है और किस शब्द से मिलकर बना है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि जो भाषा होती है ना उसमें और बोली में क्या फ़र्क होता है बेसिकली, क्योंकि ये शब्द आपके दिमाग में चलेगा कि यार बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है। हम बहुत गहराई में नहीं जा रहे, हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ, हमारे सिलेबस की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो हम ऊपरी-ऊपरी चीज़ें देखते हुए, रिदम बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारे पास आता है बोली। क्या है? बोली। बोली। और एक है भाषा। क्लियर? अब एक बेसिक सा अर्थ समझ रहे हैं, हम इसकी बहुत गहराई में नहीं जाएँगे लेकिन ऊपरी-ऊपरी। भाषा जो होगी ना, वो उसका जो क्षेत्र होगा, वो हमेशा व्यापक होगा। जैसे अगर हिंदी बोली जाएगी और हिंदी एक भाषा है, तो उसका क्षेत्र क्या है? व्यापक होगा। पूरे देश में बोली जाएगी, यहाँ तक कि विदेशों में बोली जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर बोली होगी तो वो बहुत सीमित क्षेत्र के लिए होगी। जैसे आप कहेंगे हरियाणवी, जैसे आप कहेंगे हरियाणवी, राइट? तो हरियाणवी जो है, कहाँ बोली जाएगी? क्या राजस्थान में हरियाणवी बोली जाएगी? क्या महाराष्ट्र में हरियाणवी बोली जाएगी? लेकिन हिंदी जो है, वो आपको राजस्थान में भी दिख जाएगी, हरियाणा में भी दिख जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाषा जो है, उसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। उसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। और जो बोली है, उसका क्षेत्र क्या होगा? सीमित होगा। उसका जो एरिया होगा, जहाँ वो बोली जाती है, वो क्या होगा? सीमित होगा। क्लियर है? मतलब अपन ने देख लिया कि जो भाषा है, वो व्यापक क्षेत्र में बोली जाएगी और बोली जो है, वो सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी। इस आधार पे ही इसका आकलन नहीं होगा कि भई भाषा और बोली में मूल अंतर ही है कि वो सीमित और वो व्यापक है, ऐसा नहीं। अगर ये भाषा है, तो भाषा सिर्फ़ बोली नहीं जाती है, बल्कि भाषा लिखी भी जाती है। भाषा जो है, बोली भी जाएगी प्लस लिखी भी जाएगी। और लिखी जाएगी इसका मतलब क्या है? अगर कोई भाषा लिखी जाती है, इसका मतलब ये है कि लिखने के लिए उसको क्या चाहिए? लिपि। तो उस भाषा की अपनी एक लिपि होगी। अगर हिंदी बोली जाती है, तो लिखी भी जाएगी तो उसकी अपनी क्या होगी? लिपि होगी। क्या होगी? लिपि होगी। और अगर बोली जो है ना, वो केवल बोली जाएगी, केवल बोली जाएगी, लिखी नहीं जाएगी। अब आप कहेंगे कि यार ऐसे तो हरियाणवी है तो हम उसको लिख भी देते हैं, या कोई और भाषा है तो उसको और कोई बोली है तो उसको हम लिख भी देते हैं। तो वो अगर बोली लिखी जाएगी ना, तो वो हिंदी के अंतर्गत, जो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, उसी लिपि में उसको भी लिखा जाएगा। उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होगी। जैसे हिंदी, अच्छा लिपि क्या है? जैसे कोई भाषा है, कोई भी भाषा, तो किसी भी भाषा का लिखित सांकेतिक रूप जो होता है, वो क्या होता है? लिपि होता है। किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का लिखित, किसी भाषा सांकेतिक लिखित रूप, सांकेतिक लिखित रूप,
लिपि कहलाता है। देखो मैं आपको इसको समझाऊँ जरा। जैसे कि मैं बोला क, क्लियर। तो अब जब मैं बोलूंगा क, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ये। जैसे ही मैं बोला ख, आप उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये क को हम ऐसे ही लिखेंगे, ख को हम ऐसे ही लिखेंगे। ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा लिपि, कि ख को इस तरह से लिखा जाता है, क को इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका जो है, लिखने का तरीका, वो हमें कौन बताएगा? लिपि बताएगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ हिंदी एक भाषा है, इसका मतलब हिंदी बोली भी जाएगी और हिंदी को लिखा भी जा सकता है। और लिखा तभी जाएगा जब उसकी अपनी कोई लिपि होगी। तो हिंदी की अपनी एक लिपि है, और उसी के आधार पर हमें पता है कि हिंदी में क को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है। लेकिन अगर बोली है तो उसका क्षेत्र सीमित होगा, साथ ही वो केवल बोली जाएगी। और अगर लिखना भी है इसको, तो उसकी अपनी लिपि जो है वो नहीं होगी, उसकी अपनी लिपि नहीं है। वो किसी और लिपि में लिखी जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी अपनी लिपि नहीं होगी। तो बोली और भाषा में बेसिक डिफरेंस जो है मेन रूप से, कि भाषा बोली भी जाएगी और साथ में लिखी भी जा सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एक लिपि होगी। और बोली जो होगी केवल बोली जाएगी, उसकी अपनी लिपि नहीं होगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब बना के देखते हैं। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई भाषा जो है, भाषा क्या है, बोली क्या है, आपने ये इतना समझ लिया। अब मैं देखना भाषा के रूप कौन कौन से हैं। भाषा के रूप, ध्यान रखना र जो है ना, में ये बड़ा हुआ आएगा, है ना, ये थोड़ा इसको ध्यान रखना, गलती मत करना। रूप शब्द में बड़ा हुआ आएगा, ठीक है। भाषा के रूप, भाषा के रूप से अपन क्या समझते हैं? भाषा तो एक माध्यम है, मैं अपने विचार दूसरे तक व्यक्त कर रहा हूँ, दूसरे के विचार समझ रहा हूँ, तो भाषा तो एक माध्यम है। अब विचारों का जो आदान प्रदान है, वो किस किस तरीके से हो सकता है? भाषा के रूप का मतलब हुआ कि जो विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का जो आदान प्रदान है, वो किन किन प्रकार से हो सकता है, या कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कर सकते हैं? मतलब समझे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भाषा के रूप कितने होते हैं, है ना, तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि भाषा को हम, किसी विचारों को हम किस किस रूप में प्रकट कर सकते हैं, या उस विचारों का जो आदान प्रदान कर सकते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, भाषा के रूप, एक तो है मौखिक रूप। कौन सा है? मौखिक। एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। सांकेतिक। अब भाषा के मौखिक रूप का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं जो अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा हूँ, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। मतलब मैं अपनी बात को बोलकर प्रकट कर रहा हूँ, तो वो भाषा का रूप कौन सा हो गया? मौखिक रूप हो गया। मतलब विचारों को बोलकर या कहकर प्रकट करना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? भाषा का मौखिक रूप। या जैसे कि मान लो आप लोग एस आई के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे? आपको पूछा जाएगा आप कहाँ के रहने वाले हो? आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो? आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? उन्होंने अपना एक विचार एक क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे लिख कर नहीं पूछा, उन्होंने किसी और संकेत में आपसे नहीं पूछा, उन्होंने सीधा आपसे पूछा कि आप पुलिस में क्यों आते हो। अब आप अपना जवाब देते हो कि मैं इस वजह से पुलिस में आना चाहते हो, राइट। तो आपने जो रिप्लाई किया, आपने जो जवाब दिया, वो कैसे दिया? वो भी मौखिक रूप से बोल कर ही दिया, राइट। आपने उन्हें लिखित में नहीं दिया कि भाई मैं पुलिस में क्यों आना चाहता हूँ, इसका जवाब लिखित में नहीं दिया, और ना ही उन्होंने आपसे लिखित में सवाल पूछा। तो ये जो आप दोनों के बीच में जो इंटरव्यू बोर्ड है, जो इंटरव्यू पैनल है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, और आप जो इंटरव्यू देने गए हुए हो, आप दोनों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, वो कैसे हुआ है? मौखिक रूप से हुआ है। तो भाषा का प्रयोग तो हुआ है विचारों के आदान प्रदान के लिए,
लेकिन किस तरीके से हुआ है? मौखिक रूप से हुआ है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? भाषा का मौखिक रूप। तो भाषा के जो रूप है उसमें मौखिक रूप किस तरह से होता है? जब विचारों का आदान-प्रदान बोलकर या कहकर होता है, तो उसको वो कौन-सा भाषा का क्या कहलाएगा? मौखिक रूप कहलाएगा। जैसे आपको अगला क्वेश्चन पूछ लिया हम कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको ले रहे हैं? आप में ऐसा क्या है कि हम आपको सेलेक्ट करें या आपका आपका चयन करें? आप में ऐसा क्या है कि हम आपका चयन करें? हम आपका चयन करें। आप में ऐसा क्या है कि हम आपका चयन करें? हमारे पास तो और भी कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ इंटरव्यू देने आ रहा है। आप में ऐसी विशेष चीज़ें क्या हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है आप इसके जवाब देंगे और वो जवाब कैसे देंगे? लिखित में नहीं देंगे, वो भी कैसे देंगे? मौखिक रूप से ही देंगे, राइट? तो इसका जवाब आपको क्या देना है हम डिस्कस करेंगे आगे, जब इस तरह के इंटरव्यू के संबंध में हम क्लासेस शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कि आप जब इंटरव्यू देने गए हो, उन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जो उसका जवाब दिया, वो एक मौखिक भाषा का कैसा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है? ऐसे ही भाषा का लिखित रूप क्या होता है? अगर आप अपने विचारों को विचारों को लिख कर प्रकट करें, लिख कर प्रकट करें, तो वो क्या हुआ? भाषा का लिखित रूप। जैसे मैंने अभी जो ये बोर्ड पर लिखा है, मैं जब आपसे बोल के बात कर रहा हूँ, बोलकर अपने टॉपिक को आपको जब समझा रहा हूँ, तो वो तो मौखिक रूप हो गया। और साथ में मैं जब लिख रहा हूँ, राइट? और आप उसको जब पढ़ रहे हो, तो वो जो मेरा लिखा हुआ आप पढ़ रहे हो और आप तक वो मैसेज पहुँच रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो माध्यम हुआ भाषा का, वो लिखित माध्यम हुआ, भाषा का लिखित रूप हुआ। क्लियर है? अब देखो, एक सांकेतिक भी होता है। कौन-सा? सांकेतिक। सांकेतिक जैसे मान लो आपका, अब मैं आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपका एसआई में चयन हो गया, आपका चयन हो गया है, राइट? आपका चयन हो गया और आपकी ड्यूटी लगती है एज़ आप किसी भी ज़िले में चले गए, मान लो आप अ, प्रतापगढ़ में चले गए, ठीक है? आपकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ हो गई है। और वहाँ क्या हुआ कि आपको एज़ ट्रैफिक इंचार्ज लगा दिया, टीआई लगा दिया ट्रैफिक इंचार्ज, क्लियर? अब आप सोचिए, आप जो है, जो मेन जो सर्कल है वहाँ खड़े हो, है ना? गाड़ी आने-जाने वाली है, आप यहाँ खड़े हो और इधर से जो गाड़ी आने वाली थी ना, आपने तुरंत ही अपना एक हाथ से इशारा किया उनको और वो गाड़ियाँ क्या है तुरंत यहाँ पे रुक गई सारी, क्लियर? और इधर वालों को इशारा किया, तो ये गाड़ियाँ क्या हो गई, रवाना हो गई और ये गाड़ियाँ जाने लग गई। फिर आपने इधर इशारा किया इन वालों को और इनको इशारा कर दिया जाने के लिए। तो ये आपने क्या किया? आपने क्या किया? हाथ से इशारा किया। क्या किया? हाथ से इशारा किया। तो ये जो माध्यम आपने उपयोग किया, ये जो रूप भाषा का था, ये क्या था? सांकेतिक रूप था। यहाँ आप बोले नहीं, लेकिन जितने भी वाहनधारी थे, सब समझ गए कि गाड़ी को रोकना है, दूसरी लाइन को क्लियर करना है। क्लियर? जैसे कि मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है ना? क्रिकेट मैच चल रहा है और एम्पायर ने एक उँगली खड़ी कर दी। बॉल बिल्कुल टच होते हुए निकली विकेट के और एम्पायर ने एक उँगली खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्लेयर है वो क्या हो गया? आउट हो गया। तो ये उसने भाषा का कौन-सा माध्यम यूज़ किया? अब आप लोग देख रहे थे दूर से और आपको लगा अरे यार आउट हो गया। उसने नहीं कहा आउट, उसने एक उँगली इशारा किया, एक उँगली उठा। तो उसने ये मैसेज अपने विचारों को प्रकट कर दिया कि भाई ये व्यक्ति क्या है? आउट हो गया है। तो ये जो माध्यम, ये जो रूप था भाषा का, ये कौन-सा रूप था? सांकेतिक रूप था। क्लियर है? हालाँकि हालाँकि जो भाषा विज्ञान है, उसमें क्या है? उसमें जो है, उसमें इन दोनों को ही मान्यता है। ये जो है मौखिक और लिखित, भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान इन दोनों को ही मानता है। भाषा विज्ञान जो है, वो इन 2 को ही मानता है। 2 को ही मानता है। क्लियर है? वो सांकेतिक को नहीं मानता है। जो सांकेतिक है उसको नहीं मानता है। क्लियर? क्यों नहीं मानता है वो सांकेतिक को? सांकेतिक जो रूप है उसको वो नहीं मानता है। कारण क्या है इसका? सांकेतिक को क्यों नहीं मानता है? वो कहता है कि ये स्थान के हिसाब से बदल जाता है। स्थान और परिस्थिति के हिसाब से क्या है? बदल जाता है। बदल जाता है।
जैसे कि वो ये कहता है कि अगर कई क्रिकेट मैच है और वह 2 उँगली उठा दी, क्रिकेट मैच में अगर 2 उँगली उठा दी, तो क्या हो गया? 6 पड़ गया, छक्का पड़ गया, इसका मतलब ये है। और अगर कहीं डीजे बज रहा है और वह 2 उँगली उठा ली, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति थिरकने लग गया, क्या करने लग गया? थिरकने लग गया, मतलब वो डांस करने लग गया, एक तरह से नृत्य करने लग गया। उँगली 2 ही उठाई है, वहाँ अलग रूप हो गया, यहाँ अलग रूप हो गया। तो वो स्थिति, स्थान, परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये जो रूप है भाषा का, उसको भाषा विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन व्याकरण में इसको भी जगह है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन ने देखो क्या-क्या देख लिया अभी तक। हमने सबसे पहले डिस्कस किया हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है, विचारों का आदान-प्रदान, विचारों का स्थानांतरण, और भाषा की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुआ है। संस्कृत का टाप प्रत्यय और हिंदी का आ प्रत्यय है। क्लियर हो? और टाप का मतलब संस्कृत का जो टाप प्रत्यय है, उसका अर्थ हिंदी में भी आ ही होता है। उसके बाद हमने देखा कि भाषा और बोली में क्या फ़र्क है। क्लियर? हमने देखा कि जो बोली है, बोली होती है, वो केवल बोली जाती है, उसकी अपनी लिपि नहीं होती है। लेकिन अगर भाषा की बात करें, तो उसकी अपनी लिपि भी होती है। और लिपि क्या है? सांकेतिक लिखित रूप होता है भाषा, कोई भी भाषा, उसका जो सांकेतिक रूप से लिखित रूप जो होता है, वो लिपि होता है। जैसे मैं बोलूँगा क, तो क को किस तरह से लिखा जाएगा, वो हमें लिपि बताएगी। क्लियर है? फिर हमने बताया कि भाषा के रूप कितने हैं, तो अपने देख लिया मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। क्लियर है यहाँ तक तो? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये जो भाषा हमने जो पढ़ ली, भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लिया, तो अब इसी दिशा में हम आगे जा रहे हैं कि जो भाषा है, जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई क्या है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तो है वर्ण, क्लियर, और एक है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। एक तो है वर्ण और एक है ध्वनि। अब आपको बताना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे भाषा की इकाई हम जब देखते हैं, तो हम ये देखते हैं किन आधारों पे पूछा जा रहा है, लिखित आधार पर, मौखिक आधार पर, भाव के आधार पर, ऐसा अलग-अलग। लेकिन अपन बेसिकली कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अपन ये नहीं कह रहे किस आधार पर, अपन जनरली कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है? अच्छा, सोच लीजिए आप क्या होता है? फिर मैं आगे बढ़ूँ? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको पहले, इसको ये रहने दो, इस पे आप विचार करना। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का आप शुद्ध लेखन या शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, किसी भाषा का शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग, किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग, हमें कौन सिखाता है? हमें कौन सिखाता है? या हम किससे सीखते हैं? कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पर्शियन हो, कोई सी भाषा है, उस भाषा का शुद्ध लेखन कैसा होगा, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा और उसका शुद्ध रूप से प्रयोग कैसे होगा, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें सिखाता है। कौन सिखाता है हमें? तो इसका जवाब है व्याकरण। कौन सिखाता है? व्याकरण। क्लियर है? किसी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, तो उसमें उसको लिखा कैसे जाएगा, उसको बोला कैसे जाएगा, उसका प्रयोग कैसे होगा, ये हमको बताता है व्याकरण। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के कितने अंग है? 3 अंग है। कितने अंग है? 3। कौन कौन से? पहला है वर्ण, क्लियर, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। ठीक है? व्याकरण के अंग है। तो मैंने कहा कि कोई भी भाषा है, उसके बारे में हमें शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, का प्रयोग करना, है ना, वो हमें कौन बताएगा? व्याकरण बताएगा। ठीक है? अब व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो जाहिर सी बात है, ये जो भाषा है, और जब मैं कहूँगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो या तो इन्हीं में से होना चाहिए, वर्ण, शब्द और वाक्य। क्योंकि
भाषा के बारे में जो पूरा विश्लेषण जो होता है वो व्याकरण में होता है, राइट? वर्ण से लेकर वाक्य तक जितनी भी विभिन्न रचनाएं हैं भाषा के अंदर, उन सब रचनाओं का विश्लेषण जो होता है वो व्याकरण में होता है। तो इसका मतलब भाषा की जो छोटी इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई, वो इन्हीं में से होगी वर्ण, शब्द या वाक्य। तो यहाँ पर आपका क्या जवाब होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या होगा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। क्लियर है? अब आप कहेंगे यार फिर भाषा और व्याकरण में क्या फर्क है? भाषा और ध्वनि में क्या फर्क है? इसमें भाषा और ध्वनि में क्या फर्क है? ये भाषा है, वर्ण और ध्वनि, सॉरी, वर्ण और ध्वनि में क्या फर्क है? क्लियर है? वर्ण और ध्वनि में क्या फर्क है? अपन ने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। आधार अपन ने नहीं कहा कि भाई इस आधार पे या इस आधार पे, अपन नॉर्मली कह रहे हैं कि वो सबसे छोटी इकाई क्या है। अब वर्ण और ध्वनि में क्या फर्क है? देखो, मुख से जो बोलते हैं, मुख से जो बोलते हैं, मुख से जो बोलते हैं, जो बोलते हैं या कहते हैं, वो क्या है? तो है ध्वनि। क्या है? जैसे कि देखो, जैसे मैं बोला क, क्या बोला मैं? क, तो आपने क्या सुना? क। मैं क बोलूंगा तो आप क ही सुनोगे। मैं बोला ख, तो आपने क्या सुना? क। तो ये जो आप सुन रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ और जो आप सुन रहे हो, वो क्या है? ध्वनि है। लेकिन जैसे कि मैं बोला, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं सिर्फ बोला हूँ क, तो वो तो क्या है? ध्वनि। और अगर मैंने लिखा है क, मैं लिखा क, तो क ऐसे लिखेंगे, समझिए, मैं लिखा क, क्या है? वर्ण। और मैं बोला, देखो बोला तो सिर्फ आप सुनोगे क, लेकिन मैं लिखा, लेकिन ये बोला हुआ जो है ना, ये क, अगर मैं बोला क, तो ये जो है ना, ये है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बोलते हैं, राइट, जो मुख से बोलते हैं वो तो है ध्वनि, और जिसको हम लिखते हैं वो है वर्ण। अच्छा, मैंने मुख से बोला क, तो क क्या हो गया? अगर मैं बोला हूँ क, बोला क्या? बोला क, तो ये क्या हुई? ध्वनि हो गई। अगर मैंने लिखा है क, अगर मैं लिखा है क, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो वर्ण है क, है ना, इसका उच्चारित रूप क्या है? ध्वनि है। उच्चारित रूप, क का उच्चारित रूप ध्वनि है। जैसे मैं बोला वर्ण, ये जो वर्ण है ना, इसका जो उच्चारित रूप है वो क्या है? ध्वनि है। उच्चारित रूप, वर्ण का उच्चारित रूप क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि का ध्वनि का जो है, ध्वनि जो है ना, इस ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। मतलब आप इस बात को समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बता दो। हम्म? वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि है। ध्वनि है। ठीक है? और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। समझ में आया? जब मैं बोला क, तब तो वो है ध्वनि, और जब मैंने क को लिख दिया तो वो है वर्ण। और जब मैं खाली क को बोलता हूँ, खाली अगर मैं लिखता नहीं हूँ, क को खाली बोला है, तो वो है ध्वनि। और अगर मैंने उसको लिख दिया, तो इसको क्या है? लिख दिया, तो वो क्या है? वर्ण। तो वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। अब तक समझ में आया या नहीं आया?
आ गया? तो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, देख लो। अपन ने ये देख लिया अभी तक हिंदी की भाषा क्या है, किस धातु से बना है, भाषा और बोली में फर्क क्या है, भाषा के रूप क्या है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, और फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, ध्वनि, और इनमें से छोटी इकाई कौन सी है, ये आ गया। ठीक है, और वर्ण और ध्वनि में क्या फर्क है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब देखो, मैंने आप लोगों से कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या कहा मैंने आपसे, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब आपको तो समझ ही होंगे सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या है, आप क्या कहेंगे, वर्ण। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये है अपना। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, अगर मैं कहूँ कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन या लिखित आधार पर, लेखन या लिखित आधार पर, लेखन या लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भी क्या है, वर्णी। अगर जनरल आमतौर पर बेसिकली पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्णी, क्योंकि अपन ने देख लिया व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य, तो शुरुआत वर्ण से हो रही है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, वर्ण हुई। और अगर ये बोलूँ कि लिखित रूप से या लेखन के आधार पर, के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भी क्या होगा, वर्ण ही होगा, तो भी क्या होगा, वर्ण ही होगा। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अब आप समझ ही होंगे क्या हुआ, ध्वनि। क्या होगा, ध्वनि। मौखिक आधार पर, मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई, ये मैं डैश डैश कर रहा हूँ, आप समझ जाना। तो छोटी इकाई क्या हुई भाषा की, ध्वनि। क्या हुई, ध्वनि। लेखन के आधार पर हो गया वर्ण, मौखिक आधार पर हुई ध्वनि, और अगर ऐसे ही पूछा जाए तो वर्ण। अब देखिए एक चीज और, अगर मैं पूछूं कि अर्थ के आधार पर या सार्थकता के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या, अर्थ के आधार पर या सार्थकता के आधार पर, अर्थ या सार्थकता के आधार पर, के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कौन है, किसकी, भाषा की है ना। अर्थ या अर्थ मतलब उसका मीनिंग निकले कुछ, या उसकी सार्थकता, वो कुछ अर्थ दे रहा हो। सबसे छोटी इकाई क्या है, बताओ, शब्द। क्या है, देखो कैसे, मैंने आपसे कहा जैसे वर्ण है, जैसे क एक वर्ण है, क एक वर्ण है, ठीक है, वर्ण है। तो अगर मैं कहूँ कि लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या हो गया, वर्ण, ये क। राइट? लेकिन क्या इस क का कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है क्या, कोई अर्थ नहीं है, ये हमें कोई अर्थ क्या दे बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। अगर मैं लिखूँ म, इसका कोई अर्थ है क्या, ये अपना अपना वर्ण है, लेकिन ये कोई अर्थ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। ल, ये कोई बता रहा है क्या, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। इसका मतलब क्या होगा, लिखित आधार पर सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो कोई अर्थ बताए। अब हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी इकाई है भाषा की जो अर्थ भी बताती है और सबसे छोटी हो, तो जैसे मैंने लिखा, इन तीनों को मिला के मैं लिख लेता हूँ, कलम या कमल, कमल। अब बताओ, क्या इसका कोई अर्थ है, अर्थ है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या अर्थ है, अच्छा, कमल एक फूल भी हो सकता है, राइट, किसी का नाम भी हो सकता है, कमल एक पुष्प भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, और किसी का नाम भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं कह रहा हूँ कमल, तो ये क्या कर रहा है, ये अर्थ दे रहा है, अर्थ बता रहा है या सार्थकता बता रहा है। क्या भाई, कमल हम किसकी बात कर रहे हैं, फूल की बात कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अर्थ के आधार पर, सार्थकता के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। और शब्द क्या होता है, ये कमल क्या अपना अपने एक शब्द है, क्या है, शब्द है। और शब्द क्या होता है, बहुत छोटी से छोटी इकाई है।
जो क्या है अर्थ दे रही हो। और कैसे बनी हो, ये देखो कैसे बनी, ये वर्ण ये वर्ण और ये वर्ण, तो दो या अधिक वर्णों से मिलकर बनी हो। कैसे बनी हो, दो या अधिक वर्णों से मिलकर बनी हो। तो शब्द क्या हो सकता है, शब्द क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनी, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, पहली बात। दूसरी बात, और अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है, अर्थ प्रकट करता है। अगर ये अर्थ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये शब्द नहीं है। क्लियर, उसकी सार्थकता होनी चाहिए। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ तो कौन प्रकट करता है, शब्द ही करता है। वर्ण को अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, शब्द ही कर रहा है। क्लियर है, तो अब समझ गए होंगे कि छोटी सबसे छोटी इकाई क्या है अर्थ के आधार पर, शब्द है। और शब्द क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है, और जो क्या करता है, अर्थ प्रकट करता है। अपन एक पॉइंट और देखते हैं नेक्स्ट, कि अपन देख लिया वर्ण ध्वनि शब्द। अब कह रहे हैं कि भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अब देखो शब्द जो है ना, अब ये अपन यहाँ पे समझो, मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको, वाक्य। क्या है, वाक्य। क्लियर, अब देखो कैसे है, इसको समझते अपन कैसे। अपन ये कह दिया कि जैसे अपन ये कहा, सबसे पहले तो ये कहा कि जो वर्ण है ल और ये म, ये सब क्या थे, वर्ण थे। ठीक है, इनका अर्थ प्रकट कब हुआ, जब अपन ने इसको कमल लिखा। क्या लिखा, कमल। तो कमल अपने आप में क्या हो गया, शब्द हो गया। और शब्द है मतलब ये क्या प्रकट कर रहा है, अर्थ प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्थ। अच्छा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कमल, जैसा आपने कह दिया कमल, अब कोई भी वक्ता, वक्ता जो कहने वाला है, कोई भी वक्ता जो कहने वाला है, वो ये कह देता कि कमल, तो उसने कहा कमल, तो आपको इसका अर्थ तो पता लग गया कि भाई ये जो वक्ता है ना, ये क्या कह रहा है, कमल। तो हो सकता है ये किसी का नाम हो ना, या फिर हो सकता है ये किसी, ये फूल का नाम ले रहा है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, या फिर ये फूल के लिए कह रहा हूँ या पुष्प के लिए कह रहा हूँ। लेकिन इस वक्ता का भाव क्या है, या इसका मंतव्य क्या है इस बात को कहने के पीछे, ये आपको पता लग रहा है क्या पे। जैसे व्यक्ति ने बोला कमल, आपको पता लग रहा है, जैसे ये वक्ता जो है, इसका नाम मान लो ये है, कोई भी है, इसका ये नाम का वक्ता है, तो ये कह रहा है कमल। आपने सुन तो लिया, आपको अर्थ पता लग गया कि कमल, कमल फूल का नाम ले रहा है या फिर किसी व्यक्ति का नाम ले रहा है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, इसका भाव क्या है, इसका मंतव्य क्या है, ये आपको इसमें पता नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मंतव्य भी पता लग जाए हमें और अर्थ भी पता लग जाए हमें, कि भाई जो वक्ता कुछ कहना चाह रहा है, वो उसका अर्थ क्या है, और वो वक्तव्य वो क्या कहना चाह रहा है वो पता लग, जैसे कि ये बोले कमल यहाँ आओ, कमल यहाँ आओ, राइट। जैसे उसने कह दिया कमल यहाँ आओ, इसका मतलब अब ये जो भी वक्ता है, जो भी कहने वाला है ना, इसका अर्थ, ये जो कह रहा है कमल यहाँ आओ, मतलब अर्थ पता लग गया, ये कमल जो है इसके लिए, किसके लिए कह रहा है, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है, पहली बात। और इसका भाव या मंतव्य क्या है, पास में बुलाना। क्या है, पास में बुलाना है, पास में बुलाना। मतलब आपको ये पता लग गया कि ये जो वक्ता है, ये जो इसने स्टेटमेंट बोला, ये जो वाक्य इसमें बोला, इसमें वक्ता का मंतव्य क्या है, ये उस व्यक्ति को, कमल, कमल कौन है, किसी व्यक्ति का नाम है, और उसको ये अपने पास में बुलाना चाह रहा है। तो यह आपको इसका भाव पता लग गया। लेकिन जब यहाँ पे वो बोल रहा है कमल, तो यहाँ पे आपको अर्थ तो पता लग रहा है, लेकिन उसमें भी क्लियर क्लियर नहीं है वो किसके लिए कह रहा है कमल, किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है, फूल के लिए कह रहा है,
भाई उसने मान लो कमल का फूल देख लिया और बोले कमल, है ना, और एक कोई कमल नाम का व्यक्ति है, उसको बोले कमल, तो यहाँ पर पता नहीं लग रहा है, मंतव्य पता नहीं लग रहा है, लेकिन क्या पता लग रहा है। तो अपन ने बोला कि अच्छा, ये जो भाषा का स्टेटमेंट जानता, यहाँ पता लग गया क्लियर, मंतव्य और अर्थ दोनों पता लग गया। और ये क्या है, ये वाक्य है, क्या है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो क्या हो, जो आपको क्या बता रही हो, जो आपको भाव बता रही हो। भाव का मतलब उसका भाव और अर्थ दोनों पता लग जाए, भाव और अर्थ दोनों पता लग जाए। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कमल यहाँ हो, आपको पता लग गया कि भाई कमल नाम के व्यक्ति को और पास में बुला रहा है, तो भाव भी पता लग गया, उसका अर्थ भी पता लग गया, उस व्यक्ति का मंतव्य क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, ये भी पता लग गया। तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वाक्य होगी। शब्द नहीं हो सकती। शब्द क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अर्थ तो पता लग जाएगा आपको, अर्थ तो पता लग जाएगा, लेकिन मंतव्य या भाव जो है ना, तो वो कहने वाला कहना क्या चाहता है वो हमें शब्द में पता नहीं लगेगा। तो शब्द क्या है, शब्द कौन सी छोटी इकाई है, वो छोटी इकाई है जिसमें से क्या पता लगता है, अर्थ पता लगता है। क्या पता लगता है, अर्थ पता लगता है। जैसे अपन लिखा ना, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है, राइट। और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। क्लियर है। अब जैसे मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ कि व्याकरणिक कोटियों के आधार पर, व्याकरणिक कोटि के आधार पर, के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ठीक है, वो क्या है, पद है। क्या है, पद। अब पद क्या होता है, जैसे कि मैं आपको कहूँ, जैसे कि एक चीज समझते हैं हम, इसको पद को समझते हैं क्या होता है बेसिकली। जैसे मैं कहूँ राम, क्या कहूँ मैं, राम। अब बता सकते हो राम क्या है, दो वर्ण है इसमें, एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, दो वर्ण है, वर्णों से मिलकर बना है। और राम अर्थ प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है, अर्थ प्रकट कर रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक शब्द है, राम क्या है, शब्द है। अब जैसे मैं क्या, मैंने कहा विद्यालय, क्या कहा, विद्यालय, विद्यालय। तो ये भी क्या एक शब्द है, क्योंकि वर्णों से मिलकर बना है और अर्थ प्रकट कर रहा है। और गया, ये भी एक शब्द है। तो ये सब क्या है, शब्द है, क्योंकि ये वर्णों से मिलकर बने और ये एक अर्थ प्रकट कर। क्लियर है। अगर मैं अलग अलग देखूँ तो ये सब क्या है, शब्द है। लेकिन जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राम विद्यालय, राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया। यहाँ जो ये राम है ये क्या है, पद है। इस वाक्य में जो ये राम है ये क्या है, पद है। यहाँ राम जो है ये शब्द है, ये जो विद्यालय ये पद है, और ये जो गया है ये क्या है, पद है। तो पद का मतलब क्या हुआ, देखो राम यहाँ स्वतंत्र है पूरी तरह से, या क्या है, राम स्वतंत्र है, स्वतंत्र शब्द है, शब्द है। ये पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र शब्द है अपने आप में। लेकिन ये जो राम है ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्या बंधा हुआ है, क्या है, बंधा हुआ है। ये पूरे वाक्य से जुड़ा हुआ है और वाक्य में क्या बंधा हुआ है, किससे, किससे बंधा हुआ है, लिंग से। राम क्या है, लिंग से बंधा हुआ है, वचन से बंधा हुआ है, कारक से बंधा हुआ है, समझ रहे हो, क्रिया से बंधा हुआ है। तो पद का मतलब क्या हुआ, जो लिंग वचन क्रिया कारक इनसे क्या बंधा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। और अगर स्वतंत्र है, बंधा हुआ नहीं है, तो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि व्याकरणिक कोटि के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या जाएगा जवाब, पद। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या जाएगा, शब्द। अब देखिए हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। हमने देख लिया वर्ण और ध्वनि में अंतर देखा था, सबसे यहाँ पर वर्ण और ध्वनि में अंतर देख लिया। मुख से जो बोलते हो ध्वनि है, और अगर मैं बोलूँ क तो वो तो है ध्वनि, और अगर मैं लिखता हूँ क तो वो है वर्ण। तो वर्ण का उच्चारित रूप क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। फिर मैंने आपको बताया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो तो वर्ण है। लेकिन अगर मैं कहूँ लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको क्या कहना है, लिखित आधार पर क्या है, जो हम लिख रहे हैं उस आधार पे, तो सबसे छोटी इकाई हमने देख लिया वर्ण है। क्लियर। और अगर सामान्य तौर पे पूछा जाए कि भाषा की सामान्य तौर पे पूछा जाए सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, वर्ण।
क्लियर है। फिर अपन ने देखा कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, जो अर्थ देता हो। जैसे कमल, वो एक अर्थ दे रहा है, या तो वो पुष्प का नाम है ना, या वो एक क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो वो एक अर्थ तो है, तो वो क्या हो गया, शब्द। और मैंने कहा कि भावार्थ के आधार पर, मतलब वो भाव भी बताता है और अर्थ भी बताता है, तो उस आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। मैंने बताया वाक्य क्या है। फिर अपन ने बात की कि व्याकरणिक कोटियों के आधार पर तो छोटी इकाई क्या है, पद है। तो अपने बता दिया कैसे एक शब्द पद हो जाता है जब वो किसी वाक्य से जुड़ जाता है। वाक्य से जुड़ने का मतलब हुआ वो उसके साथ क्रिया, लिंग, वचन, कारक, इन सबसे क्या है, बंध जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता। समझ गए हम? तो वो क्या हुआ, पद हो गया। अपन यहाँ तक क्लियर कर दिया, राइट। अब अपन देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन ने ये कहा कि वर्ण, अपन ने ये कहा था कि वर्ण जो है, अपन ने वर्ण की बात की थी, क्लियर। अपन ने वर्ण की बात की, अपन ने कहा कि व्याकरण के कितने अंग हैं, तो अपन ने कहा 3 अंग है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, वर्ण। तो अपन बात है वर्ण पर। वर्ण, अच्छा, वर्ण के प्रणेता कौन है, शुरुआत जो हुई वर्ण की कहाँ से होती है, प्रणेता, या इसके जन्मदाता कौन है, जन्मदाता, वर्ण के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो कौन है, बताइए, सोच लीजिए। कौन है, महर्षि पाणिनि। कौन है, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। क्यों, क्योंकि सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली व्याकरण जो लिखी है वो किसने लिखी, महर्षि पाणिनि ने। दुनिया की सबसे पहली व्याकरण, पहली व्याकरण, व्याकरण लिखी, भाई महर्षि पाणिनि जो है दुनिया की सबसे पहली व्याकरण लिखी है। और व्याकरण में किसी भाषा की जो व्याकरण होती है वही हमें बताती है उस भाषा के जितने भी रचनाएं हैं छोटी मोटी, उन सब के बारे में। तो अपन ने जैसे कहा हिंदी, तो हिंदी में अपन ने देखा व्याकरण, भाषा के जो व्याकरण है उसमें अपन ने देखा वर्ण, शब्द, वाक्य। तो जो सबसे पहली जो व्याकरण लिखी थी वो किसने लिखी, वो लिखी पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने। और कौन सी सबसे पहली व्याकरण कौन सी थी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। किस भाषा में थी, ये संस्कृत भाषा। और देखो बहुत बड़ी बात तो ये है कि इतने हजार वर्ष पहले इन्होंने लिखी ये व्याकरण, और आज दिन तक इसमें कोई खामी नहीं निकल पाई है। समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई संस्कृत के विद्वान हुए हैं लेकिन जो इसमें जो है ना, कई खामियां नहीं निकल पाए। क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो वर्ण है, जैसे वर्ण, अच्छा ये तो पता लग गया वर्ण और ध्वनि। वर्ण अब 2 प्रकार से है, एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर और, अच्छा मैं वर्ण की जगह ध्वनि शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ, कि स्वर ध्वनि या व्यंजन ध्वनि, और या फिर स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। क्लियर है। तो आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे, कल हम आगे बढ़ेंगे और बेसिक जो वर्णमाला है उसको समझते हुए हम संधि की तरफ जाएंगे, अगले सिलेबस, अगले टॉपिक में हम लोग। क्लियर है। तो आज मैं अपनी क्लास को यही रोक रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट भी कर लेना, और चाहो तो मैं इसमें आपको ये लिखवा भी देता हूँ, या आप इसको नोट कर लेना। और अगर कुछ लिखवाना होगा तो हम कल इसमें से कुछ लिखने की जैसी चीज़ होगी तो मैं आपको लिखवा दूंगा। अगर भाषा की डेफिनेशन लिखनी है तो वो हम कल ही लिखेंगे। अब क्लियर है। आज मैं अपनी क्लास को ही रोक रहा हूँ, ठीक है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, अच्छे से मेहनत करिए। और जो भी वास्तव में मेरे से पढ़ना चाह रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने में, और मैं आपके लिए अच्छी मेहनत कर पाऊँगा। इसमें कहने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, ये आप सबकी समझ पे निर्भर करता है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और अपना आपका जो ये लक्ष्य है ऐसा ही बनने का, इसको बिल्कुल भी कमज़ोर मत होने देना।